तो गुड मॉर्निंग। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में कुछ चीज़ें ऑलरेडी हम जान चुके हैं। फिर आगे उसमें और उसको प्रोसीड करने के लिए नई बातें और डिस्कस करने के पहले मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं आपको। जब ऑप्टिकल रे पासेज फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू ए रेयर मीडियम, तो उस समय संभावना बनती है कि किरण उसी माध्यम में फिर लौट आती है। डेंसर से चलती है, डेंसर में ही लौट आती है और इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये संभावना तब बनती है जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल। तो पहली तो एक चीज़ हम लोगों ने जाना, क्रिटिकल एंगल, एंड द एक्सप्रेशन फॉर द क्रिटिकल एंगल इज sin theta c. Theta c is the notation for the critical angle. Sin theta c is equal to n2 by n1. n2 is the refractive index of the cladding, n1 is the refractive index of the core. और इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर भी हम ऐसा बनाते हैं कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 होता है, स्लाइटली हायर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग, एंड देयर इज ए चांस दैट रे will move from the denser medium to a rarer medium. So we get the phenomenon of total internal reflection happened in the case of optical fiber. और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से ऑप्टिकल सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू एक एंड से दूसरे एंड तक जाती है। दूसरी बात हम लोगों ने देखा कि एक्चुअली ऑप्टिकल सिग्नल को हम इंसिडेंट कराते हैं at the launching end from the outside from air, तो वहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, और एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर। सो वी हैव आल्सो सीन द रिलेशनशिप बिटवीन दिस आई, द एंगल ऑफ इंसिडेंस आउटसाइड ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इनसाइड द ऑप्टिकल फाइबर एट द कोर क्लैडिंग इंटरफेस। ये देखा है कि आई यदि बढ़ती है तो फाई घटता है, और फाई घटेगा तो ये क्रिटिकल एंगल से कम हो जाएगा, और क्रिटिकल एंगल से कम हो जाएगा तो रे विल गेट रिफ्रैक्टेड इन द क्लैडिंग, और वो फिर अटेनुएट हो जाएगी, लास्ट हो जाएगी, अवेलेबल नहीं होगी प्रोपेगेशन के लिए, प्रोपेगेट नहीं कर पाएगी। और फिर हमने देखा यदि आई घटती है तो फिर फाई बढ़ता है, बढ़ते हुए फाई के लिए चांस है कि ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो सकता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आई के लिए एक मैक्सिमम वैल्यू ही है, उस वैल्यू तक यदि हम इंसिडेंट कराएं तो फाई की वैल्यू थीटा सी या थीटा सी से अधिक होगी। तो हम उस एंगल को, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस फाई एट द कोर क्लैडिंग इंटरफेस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस, और इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस के लिए हम लोगों ने एक्सप्रेशन डेवलप किया है, साइन थीटा ए इट इज इक्वल टू साइन थीटा ए इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। लेकिन अभी मैंने बताया आई बढ़ेगा तो फाई घटेगी, तो उसी के संदर्भ में तीन कंडीशन आते हैं। इफ़ द आई इज़ मोर देन द एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस, तो फाई की वैल्यू थीटा सी से कम आ जाएगी, द रे विल बी रिफ्रैक्टेड इन द क्लैडिंग, बेकार हो जाएगा। इफ़ आई इज इक्वल टू थीटा ए then phi will be equal to theta c. A ray will just propagate through the optical fiber along the core cladding interface. और तीसरा कंडीशन ये हो सकता है, the third condition is that if I is greater than theta a, I is less than theta a, greater than theta a पर रिफ्रैक्ट हो जाएगा, इक्वल टू थीटा ए पर फाई की वैल्यू थीटा सी के बराबर आएगी, एंड लेस देन थीटा ए पर फाई की वैल्यू ग्रेटर देन थीटा सी हो जाती है, और इस समय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के माध्यम से TIR के माध्यम से वेव
प्रोपेगेट करेगी, ऑप्टिकल सिग्नल प्रोपेगेट करेगी फ्रॉम द लॉन्चिंग एंड टू द रिसीविंग एंड, और उसके करस्पॉन्डिंग फिर आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने साइन थीटा ए इज द एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस, तो साइन थीटा ए के लिए एक्सप्रेशन डेवलप किया है और इसकी वैल्यू आई है स्क्वायर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो साइन थीटा ए भी डिपेंड करता है n1 और n2 पर। साइन थीटा सी द क्रिटिकल एंगल, वह भी डिपेंड करता है n1 और n2 पर। द रिलेशन इज साइन थीटा सी इज इक्वल टू n2 बाई n1 एंड साइन थीटा ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, where n1 is the refractive index of the core, n2 is the refractive index of the cladding, n1 is slightly higher than n2, ताकि किरण डेंसर से रेयरर मीडियम में जा सके। क्रिटिकल एंगल से जब एक बार हम परिचित हो गए तो हम एक यहाँ पर वर्चुअल कोन कंसीडर कर सकते हैं एट द लॉन्चिंग एंड, और यदि ऐसा एक कोन कंसीडर करें जिसकी हाइट ऑप्टिकल फाइबर की जो फाइबर एक्सिस है, एक्सिस ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर है, उसके अलांग इसकी हाइट हो और इसका रेडियस कितना हो कोन का, बेस का, तो वो डिपेंड करता है कि इसकी वर्टेक्स एंगल कितनी है। तो सेमी वर्टेक्स एंगल इट इज इक्वल टू थीटा ए इज द एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस। तो ऐसा एक कोन जिस कोन का सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा ए के बराबर हो, उस तरह का एक कोन वर्चुअली यहाँ पर कंसीडर किया जा सकता है और उसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस कोन। यदि ऑप्टिकल सिग्नल इस कोन के अंदर रहते हुए इंसिडेंट है लॉन्चिंग एंड पर, तो इट विल बी प्रोपेगेटेड थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। यदि ऑप्टिकल सिग्नल इंसिडेंट है जस्ट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू थीटा ए फ्रॉम एनी साइड, तो फिर दैट विल बी प्रोपेगेटेड अलॉन्ग कोर क्लैडिंग इंटरफेस के अलॉन्ग प्रोपेगेट कर जाएगी। पर यदि ऑप्टिकल सिग्नल इस कोन से बाहर इंसिडेंट है तो फिर वो क्लैडिंग में रिफ्रैक्ट हो जाएगी एंड इट विल नॉट बी प्रोपेगेटेड। तो इस बात को समझने के लिए कि ऑप्टिकल सिग्नल कब प्रोपेगेट होगी, कब प्रोपेगेट नहीं होगी, हम इस एक्सेप्टेंस कोन की कल्पना करते हैं। और यदि ऑप्टिकल सिग्नल इस एक्सेप्टेंस कोन के अंदर रहते हुए लॉन्चिंग एंड पर इंसिडेंट है तो दैट विल प्रोपेगेट, और यदि इस एक्सेप्टेंस कोन के बाहर से इंसिडेंट है तो दैट विल नॉट बी प्रोपेगेटेड। इसलिए प्रोपेगेशन के लिए कंडीशन हो गया द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज लेस देन और इक्वल टू थीटा ए, तो इसमें ये प्रोपेगेट कर जाएगी। फिर एक नया और पैरामीटर हम इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। और न्यूमेरिकल अपर्चर के बारे में भी मैंने बताया आपको कि ये लाइट गैदरिंग पावर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर है, कितने अधिक से अधिक ऑप्टिकल सिग्नल को ये प्रोपेगेट करा सकता है, यानी कि वैल्यू जितनी अधिक होती है ऑप्टिकल फाइबर की इफ़िशियंसी उतनी ही अच्छी होती है और उतने अधिक ऑप्टिकल सिग्नल को ये प्रोपेगेट करा सकता है। तो यानी कि वैल्यू को हम न्यूमेरिकली साइन थीटा ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब साइन थीटा ए के बारे में आप जानते हो, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, एंड साइन थीटा ए की वैल्यू जो है n a के बराबर होती है। तो एक तरफ से ये भी कह सकते हैं कि थीटा ए द एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस इट इज इक्वल टू इनवर्स साइन ऑफ n a, इसे निकाला जा सकता है। तो तीन टर्म से आप परिचित हुए, क्रिटिकल एंगल थीटा सी, द एक्सप्रेशन इज sin theta c it is equal to n2 by n1. The second is the angle of acceptance theta a. The mathematical expression is sin theta a it is equal to square root of n1 square minus n2 square. And the third term with which we have been familiar is the numerical aperture. Its value is equal to sin theta a. तो ये सब तीनों पैरामीटर n1 और n2 की सहायता से ज्ञात किए जा सकते हैं। अब एक नया टर्म और हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, आपका परिचय इससे होगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जब पूछे जाते हैं तो उनमें इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस, और दूसरा फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज। क्यों ये नाम पड़े, कैसे आते हैं, ये फिर आपको ऑब्वियस हो जाएगा।
साइन थीटा ए की वैल्यू आप जानते हो, इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। नाउ दिस n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर कैन बी रिटन एज n1 minus n2 in one bracket and in the next bracket n1 plus n2. A square minus b square is a minus b into a plus b. अब फर्स्ट टर्म जो आ रहा है n1 माइनस n2, इनको हम लिख सकते हैं n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई n1 से डिवाइड कर दिया, और n1 से डिवाइड किया तो n1 से हमने गुणा भी कर दिया। पहले टर्म को ऐसा लिखा। यह पहला टर्म जो है, या पहले दोनों टर्म को मैं बता दूं, इसमें n1 से डिवाइड किया, n1 से गुणा कर दिया, और दूसरे टर्म में n1 प्लस n2 में डिवाइडेड बाई 2 कर दिया और फिर 2 से गुणा कर दिया। अब ये दोनों टर्म क्यों आपने किया, एक में n1 से भाग दिया, एक में 2 से भाग दिया, फिर 2n1 का गुणा कर दिया, ऐसा करने से क्या फ़ायदा मिला। तो ये जो पहला टर्म बनता है n1 माइनस n2 बाई n1 माइनस n2 बाई n1, इसको एक नए नोटेशन डेल्टा द्वारा हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंड दिस डेल्टा इज़ गिवन इन ए, यह नोटेशन डेल्टा जो यूज किया गया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस। रिलेटिव माने विथ रिस्पेक्ट टू n1, कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके संदर्भ में, उसके सापेक्षिक, सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये जो डिफरेंस है, तो डेल्टा का एक नाम है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस, जो मैंने शुरू में आपको बताया था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस। और इसी डेल्टा का एक दूसरा नाम भी है, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज भी कहते हैं इसको। तो डेल्टा हम लिखेंगे पहले ब्रैकेट के स्थान पे n1 माइनस n2 बाई n1। समझ में आ रहा है? ठीक। दूसरा ब्रैकेट के ऊपर विचार करिए, n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2। अब n1 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर है, n2 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग है। n1 और n2 की स्थिति ये है कि n1 इज स्लाइटली हायर देन n2। डिफरेंस बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है कि ये 1.50 है तो इसकी वैल्यू 1.42 हो जाए, ऐसा नहीं। ये यदि 1.50 है तो इसको हम 1.50 से थोड़ा सा कम 1.495 या इस तरह से रखते हैं। ऑलमोस्ट n1 ही रखते हैं, लेकिन प्रकृति में n1 इज़ ग्रेटर दैन n2 आता है। तो n1 n2 को जोड़ दें, मान लो ये भी n1 होता तो n1 प्लस n1 इज़ 2n1, 2 कैंसल्स, वी गेट n1। तो हम टू ए बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन ये एज्यूम कर लेते हैं कि n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2 कैन बी रिप्लेस्ड बाई n1। तो इसको n1 से रिप्लेस कर दिया। तो हमने क्या किया, ये पहला ब्रैकेट जो आया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस, इसको डेल्टा लिख लिया, और इसको n1 प्लस n2 बाई 2 को हम लोगों ने केवल n1 लिखा और 2n1 से गुणा किया। ये तो अपनी जगह पर ही है। तो देखिए ये एक्सप्रेशन बन गया, साइन थीटा ए इट इज इक्वल टू डेल्टा इन प्लेस ऑफ द फर्स्ट टर्म, in place of second term n1 and multiplied by already 2n1 is there, so we have also 2n1. So inside the square root sign we get delta into n1 into 2n1. Now n1 into n1 is n1 square, स्क्वायर रूट लेंगे तो n1 आ जाएगा। सो साइन थीटा ए के लिए एक्सप्रेशन आ गया, इट इज इक्वल टू n1 स्क्वायर रूट 2 डेल्टा। तो साइन थीटा ए के लिए एक और एक्सप्रेशन मिल गया। एक एक्सप्रेशन हमको साइन थीटा ए के लिए मिला था, स्क्वायर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। n1 और n2 दोनों की वैल्यू यदि ज्ञात है तो साइन थीटा ए की वैल्यू ज्ञात की जा सकती है। साइन थीटा ए मीन्स न्यूमेरिकल अपर्चर, और साइन थीटा ए का इन्वर्स साइन ले लीजिए तो थीटा ए की वैल्यू निकाली जा सकती है। एक दूसरा तरीका साइन थीटा ए को ज्ञात करने का भी मिल गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर ज्ञात हो और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस यदि दिया हुआ हो तो इस इक्वेशन का प्रयोग करते हुए भी साइन थीटा ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल अपर्चर या एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस की वैल्यू निकाली जा सकती है। सो वी गेट अनदर एक्सप्रेशन। तो अब तक हमारे पास कितने एक्सप्रेशन हो गए इस तरह से जो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किए जा सके। एक तो क्रिटिकल एंगल थीटा सी, ध्यान रखिए एक्सप्रेशन क्या है,
साइन थीटा सी इट इज इक्वल टू n2 बाई n1। दूसरा एक्सप्रेशन मिला साइन थीटा सी, साइन थीटा पहला साइन थीटा सी इट इज इक्वल टू n2 बाई n1। दूसरा मिला साइन थीटा ए इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तीसरा एक्सप्रेशन हमको एक मिला न्यूमेरिकल अपर्चर यानी दिस इज इक्वल टू साइन थीटा ए। और चौथा एक्सप्रेशन मिल गया साइन थीटा ए इट इज इक्वल टू n1 स्क्वायर रूट 2 डेल्टा। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस मिल गए जिन एक्सप्रेशंस का प्रयोग हम करेंगे जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑप्टिकल फाइबर से संबंधित हम इवेलुएट करेंगे तो उनमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी। अब एक नया टर्म और हम ऑप्टिकल फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को एक्सप्रेस करता है, उसके बारे में आपको बताएं। इसे वी नंबर कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का ये वी नंबर कहलाता है और वी नंबर की वैल्यू मिनिमम होती है। हर ऑप्टिकल फाइबर के लिए लिखा रहता है कि इस ऑप्टिकल फाइबर का मैन्युफैक्चरर बता देता है कि इसका वी नंबर इतना है। वी नंबर का मतलब कि वो मिनिमम वैल्यू है, उससे अधिक यदि वैल्यू होगी तो प्रोपेगेट करेगा, उससे कम यदि वैल्यू आ जाएगी तो वो प्रोपेगेट नहीं करेगा। अब कैसे वी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे? वी को ही हम नॉर्मलाइज्ड पैरामीटर भी कहते हैं या नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। अब वी नंबर को मैथमेटिकली हम इस तरह से इसका एक्सप्रेशन देते हैं। वी इज सिंपली द वी नंबर, द नॉर्मलाइज्ड पैरामीटर, द नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इट इज इक्वल टू 2 पाई a बाई लैम्डा। मैं अभी बता दे रहा हूँ क्या क्या इसमें नोटेशंस हैं। v इज इक्वल टू 2 पाई a बाई लैम्डा स्क्वायर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। 2 से कांस्टेंट है, पाई 3.14। a इज द रेडियस ऑफ द कोर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का जो कोर है उसका रेडियस कितना है। मैं टाइप्स ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर बताया था तो वहाँ भी ए का प्रयोग किया था। रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया था, चाहे स्टेप इंडेक्स फाइबर हो, चाहे ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर हो या डब्ल्यू इंडेक्स फाइबर हो। सो ए इज़ द रेडियस ऑफ द कोर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, ये दिया रहेगा। लैम्डा इज़ द वेवलेंथ टू बी प्रोपेगेटेड, वह ऑप्टिकल सिग्नल जिसको आप प्रोपेगेट कराना चाहते हैं ऑप्टिकल फाइबर से, उसके लैम्डा की वैल्यू, वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है। एंड स्क्वायर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ये n1 से आप परिचित हो ही। n1 स्क्वायर, n1 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर, माइनस n2 स्क्वायर, n2 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर, refractive index of the cladding, radius of the core and the wavelength of the optical signal to be propagated। ये यदि हमको मालूम हो तो इसकी सहायता से v की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। और फिर किसी दिए हुए ऑप्टिकल फाइबर के लिए ये पता है, n1 n2 पता है, कौन सी वेवलेंथ प्रोपेगेट कराना चाहते हो, रख करके राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाली जाए और जो v की वैल्यू आएगी, v की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। यदि इस v की वैल्यू मैन्युफैक्चरर द्वारा दिए हुए मिनिमम वैल्यू v, जिसे हम vm कहते हैं, vm से अधिक है तो प्रोपेगेट करेगी। यदि कैलकुलेटेड वैल्यू vm से कम है तो प्रोपेगेट नहीं करेगी। तो देखिए ये कंडीशन फिर प्राप्त हमको हो जाती है। इफ़ v द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ v कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसकी सहायता से आप कैलकुलेट कर सकते हो। एंड इफ़ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ v इज़ ग्रेटर दैन vm, और vm क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू विच हैज़ बीन प्रेस्क्राइब्ड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। ये बताता है v नंबर इसका कितना है, द मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी है। यदि उस मिनिमम वैल्यू से अधिक आती है, v इज़ ग्रेटर दैन vm और v इज़ इवन इक्वल टू vm, तो यह फिर इट विल बी प्रोपेगेटेड along the length of the optical fiber। यदि यह कंडीशन आती है, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द v happens to be greater than or equal to vm, it will be propagated through the optical fiber following the mechanism of TIR। and if v is less than vm आ जाता है, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ v is found to be less than
Vm, तो वह वेवलेंथ फिर प्रोपेगेट नहीं कर सकती। तो यदि v इज़ लेस देन Vm है तो वो प्रोपेगेट नहीं करेगी। यदि v इज़ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ v इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू Vm है तो वो फिर प्रोपेगेट कर जाएगी और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मैकेनिज्म उसमें अकर करेगा। तो ये संदर्भ है v नंबर का, और v नंबर से ऑप्टिकल फाइबर से कौन सी सिग्नल प्रोपेगेट कराई जा सकती है, कौन सी नहीं कराई जा सकती है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। अब ये जो वेवलेंथ जो प्रोपेगेट कराई जा सकती है, इस वेवलेंथ को जो Vm के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आता है उसी एक्सप्रेशन में रखे। आपने पहला एक्सप्रेशन शुरू किया था v इज इक्वल टू 2πa/λ स्क्वायर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो यदि हम v की वैल्यू Vm रखें, Vm के टर्म में लिखें, तो a फिक्स्ड है, n1 फिक्स्ड है, n2 फिक्स्ड है, तो लैम्डा की वैल्यू भी Vm के अनुसार फिक्स करना पड़ेगा। तो ये लैम्डा c आ जाता है, और इस लैम्डा c को हम कहते हैं कट ऑफ वेवलेंथ फॉर द ऑप्टिकल फाइबर। जैसे देखिए मिनिमम b नंबर फॉर द ऑप्टिकल फाइबर, सो दिस इज द कट ऑफ वेवलेंथ फॉर द ऑप्टिकल फाइबर, या कट ऑफ वेवलेंथ के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा लैम्डा c इधर आ गया गुणा करके, Vm नीचे चला गया, 2πa/Vm स्क्वायर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अब ये कट ऑफ वेवलेंथ क्या है, क्या रोल है इसका, क्या रेलिवेंस है, कौन सी सिग्नल प्रोपेगेट करेगी, कौन सी नहीं करेगी, इसको ये बताएगा। और किस तरह से बताएगा, इफ़ द वैल्यू फॉर लैम्डा इज़ लेस देन आर इक्वल टू लैम्डा c, लैम्डा c से छोटी ही है या अधिक से अधिक लैम्डा c के बराबर है तो ये प्रोपेगेट कर जाएगी। Vm के लिए कंडीशन आपका क्या था, यदि अधिक है v इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू Vm तो प्रोपेगेट करेगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये ग्रेटर देन होगा तो प्रोपेगेट करेगा, तो ये लेस देन होगा तो प्रोपेगेट करेगा। तो कट ऑफ वेवलेंथ के संदर्भ में देखो कंडीशन आ जाएगी, इफ़ लैम्डा इज लेस देन आर इक्वल टू लैम्डा c देन इट विल बी प्रोपेगेटेड। दिस विल बी द केस करेस्पॉन्डिंग टू द v नंबर, और v नंबर के लिए इसके संगत केस आएगा v इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू Vm एंड हियर लैम्डा इज नाउ लेस देन आर इक्वल टू लैम्डा c, तब ये प्रोपेगेट कर जाएगी। और यदि लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन लैम्डा c है तो फिर ये प्रोपेगेट नहीं करेगी। तो इस तरह से हम एक नए पैरामीटर के से और परिचित हो रहे हैं, जिसे हम v नंबर कहते हैं, नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं, या नॉर्मलाइज्ड पैरामीटर कहते हैं, जिसकी सहायता से भी ऑप्टिकल फाइबर आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, जिस वेवलेंथ को आप प्रोपेगेट कराना चाहते हो वो प्रोपेगेट कर पाएगी कि नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मैकेनिज़्म उसमें हैपन करेगी कि नहीं, या रिफ्रैक्ट हो जाएगी, प्रोपेगेट नहीं कर पाएगी। ये सारी बातें भी हम इन दोनों पैरामीटर, द मिनिमम वैल्यू ऑफ v नंबर एंड द कट ऑफ वेवलेंथ, इसके थ्रू जान पाते हैं। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, चूँकि पहले आप पढ़ चुके हो सब कुछ, तो ये देखो स्क्वायर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर है, तो इसकी जगह पर साइन थीटा ए भी लिख सकते हो, ये साइन थीटा ए के बराबर है, स्क्वायर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर इज साइन थीटा ए। तो हियर एट द प्लेस ऑफ द स्क्वायर रूट हम साइन थीटा ए लिख सकते हैं, और साइन थीटा ए को न्यूमेरिकल अपर्चर कहते हैं, तो 2πa/λ से इंटू न्यूमेरिकल अपर्चर लिखा जा सकता है। या इसी को आपने देखा है कि इसको हम लिख सकते हैं n1 स्क्वायर रूट 2 डेल्टा, डेल्टा के टर्म में n1 स्क्वायर रूट 2 डेल्टा, तो इसको n1 स्क्वायर रूट 2 डेल्टा भी लिखा जा सकता है। लेकिन ये पेरेंट इक्वेशन है, मेन इक्वेशन है, v के लिए लैम्डा के टर्म में, मिनिमम वैल्यू के लिए लैम्डा c कट ऑफ के टर्म में ऐसा लिखा जा सकता है, और v और Vm का और लैम्डा c का क्या रोल है उसको इस तरह से समझा जा सकता है। सो दिस इज all for today. Now we will try to know कि how the optical signal which is propagating through the optical fiber will be getting attenuated. कुछ न कुछ अटेन्यूएशन ज़रूर होगा, कुछ न कुछ लॉसेज आ जाएंगे, कितनी लॉस आती है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे in our next lecture. Thank you.